Hello everyone and welcome back to my channel. This is unit 10 of class 9th Introduction to Financial Market and जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है सिस्टमैटिक सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सेविंग्स क्यों होती है, क्यों ज़रूरी है, सेविंग्स क्या है। सेविंग्स का मतलब है कुछ अमाउंट कैश या काइंड में जो आप अलग से रखते हो। यू सेट असाइड का मतलब है उस अमाउंट को आप स्पेंड नहीं करते, आप अलग से रख देते हो ताकि फ्यूचर में कभी भी यूज आपको या रिक्वायरमेंट पड़े तो आप उस अमाउंट को यूज कर सकते हो। ठीक है, सेविंग जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ताकि सेविंग वाई इट इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम स्पेंडिंग ऑन अननेसेसरी थिंग्स। कि कई ऐसे वेस्टफुल एक्सपेंडिचर होते हैं। ठीक है, आप वहां पर आप अपना पैसा स्पेंड करते हो, तो अगर आप सेविंग करते हो तो आप वो क्या है, बेसिकली यू आर अवॉइडिंग दैट वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, राइट। तो सेविंग्स को अगर हमें डिफाइन करना है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो आप ये वाली डेफिनेशन लिखेंगे। इट इज अ पोर्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम नॉट स्पेंड ऑन कंजम्पशन। तो ये डिस्पोजेबल इनकम का वो पोर्शन है। डिस्पोजेबल इनकम मैं पहले वाली वीडियो में आपको बता ही चुकी हूँ। जो इनकम आपके हाथ में आती है गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद, उसको हम बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, तो आपकी सपोज सैलरी है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस सैलरी, राइट। ग्रॉस सैलरी कौन सी है, जो अभी आपने गवर्नमेंट को टैक्स में अभी नहीं दी है, अभी इसमें से आप टैक्स देते हो, तो आप कुछ अमाउंट गवर्नमेंट को दे दोगे एंड दैट इज योर टैक्सेस। उसके बाद आपके हाथ में आ जाएगी नेट सैलरी, और नेट सैलरी है यही, इसी को हम बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। तो जो नेट सैलरी है यही डिस्पोजेबल इनकम है। इसको आप क्या करते हो, या आप स्पेंड करते हो या आप सेव करते हो। तो नेट सैलरी में से आपने अगर अब ये जो नेट सैलरी थी टैक्स देने के बाद, ठीक है, ये नेट सैलरी है, कुछ अमाउंट है, इसमें से आपने जो अमाउंट स्पेंड कर लिया, आपने जो ज़रूरत के खर्चे हैं, बच्चों की स्कूल की फीस है एक्सेट्रा, ये आप माइनस कर दोगे। तो इसको स्पेंड करने के बाद जो अमाउंट बचता है उसे ही हम सेविंग्स बोलते हैं, राइट। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। देखो, सेविंग्स क्या है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। तो जो भी आपके इनकम है उसमें से आपने जितने भी अपने खर्चे माइनस कर दिए, तो जो बच गया उसको हम क्या बोलते हैं, सेविंग्स। तो आपका फर्स्ट पॉइंट का मतलब ये है। और इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, जो आपके पास फंड्स हैं उनको आप, वो पैसा आप एसेट्स में लगाते हो, रियल एसेट्स में या फाइनेंशियल एसेट्स में। अब फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं, रियल एसेट्स क्या होते हैं, हम अभी आगे चैप्टर में इसको पढ़ेंगे। तो जब आप अपने फंड्स एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स में लगाते हो या रियल एसेट्स में लगाते हो, उसी को हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। सेविंग का मेन पर्पस क्या है, सेविंग का पर्पस है कि जो पैसा आपका बच गया, उससे फ्यूचर में अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट है, कोई खर्चे आ जाते हैं, तो आप उन खर्चों को पूरा कर सको। या आप सेविंग्स को यूज भी कर सकते हो इन्वेस्टमेंट के लिए, आप पैसा भी इन्वेस्ट कर सकते हो। आपकी सेविंग्स एक्यूमुलेट हो गई है, इकट्ठी हो गई है, आप उससे एक फ्लैट ले सकते हो, प्रॉपर्टी ले सकते हो, गोल्ड ले सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड्स में। इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। इन्वेस्ट क्यों करते हो, जब आपने किसी एसेट में पैसा लगाया, सपोज आपने एक घर खरीदा, ठीक है, और घर खरीदा आपने 1 करोड़ का, और ये पैसा कहाँ से आया था, सेविंग्स में से। तो कुछ सालों के बाद, 10 सालों के बाद, ये जो 1 करोड़ का घर था इसकी वैल्यू बढ़ गई और हो गई 7 करोड़। तो ये आपको प्रॉफिट ही हो गया ना। तो इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। सेविंग्स जो होती है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, इन्वेस्टमेंट आप करते हो फॉर अ लॉन्गर पीरियड। अच्छा, सेविंग्स कहाँ से आती है, अपनी ही मनी में से जो अमाउंट आप अलग से रख देते हो, तो आप वहां से सेविंग करते हो। और इन्वेस्ट कैसे करते हो,
तो आप इन्वेस्ट अपनी सेविंग में से भी कर सकते हो, या आप बोरो करके भी, फंड्स पहले बोरो करते हो फिर इन्वेस्ट भी कर सकते हो। सेविंग्स में से जो आपको बेनिफिट मिलता है, रिटर्न्स, वो फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट आप जब करते हो तो उसमें जो आपको रिटर्न मिलता है वो फिक्स नहीं होते, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि मार्केट में कंडीशंस क्या चल रही है। तो जैसे मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिया था कि प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ गए, तो मार्केट में कंडीशंस ऐसी है कि क्योंकि लोग बहुत डिमांड कर रहे हैं और लैंड जो है वो लिमिटेड है, बट एवरीबडी वांट्स टू बोरो फ्लैट और वांट टू बाय प्रॉपर्टी, तो इसलिए प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ गए। तो रिटर्न डिपेंड करता है कि मार्केट में डिमांड कैसी। रिस्क, सेविंग्स में रिस्क नहीं होता है, ठीक है। आप सेव कर रहे हो तो रिस्क तो नहीं है, लेकिन इन्वेस्ट, जब आप अपने फंड्स को इन्वेस्ट करते हो तो रिस्क भी होता है, क्योंकि आपने किसी एसेट में पैसा लगाया, तो वैल्यू बढ़ भी सकती है और वैल्यू उसकी कम भी हो सकती है। ओके, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मैंने आपको मतलब बताया था कि इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है फंड्स को कहीं पे पैसा लगाना। कहाँ पे आप लगा सकते हो उस पैसे को? फाइनेंशियल एसेट्स में या फिर रियल एसेट्स में, राइट। और आप जब ये पैसा कहीं लगाते हो तो रिस्क भी होता है बेटा, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया है वैल्यू इन्वेस्टमेंट की बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, ठीक है। सो इन्वेस्टर जो पैसा लगाता है वो क्या एक्सपेक्ट करता है? ही इज एक्सपेक्टेड टू बी कंपनसेटेड। वो हमेशा रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करता है। आप कभी भी ये तो नहीं चाहोगे मैं पैसा लगा रहा हूँ तो मेरा लॉस हो। वो आप जब भी कोई इन्वेस्टर पैसा लगाता है वो ये चाहता है कि मुझे रिटर्न मिले, मुझे फायदा हो। क्यों? क्योंकि वो सेक्रीफाइस कर रहा है अपनी करंट कंजम्पशन, यानी जो पैसा वो खर्च कर सकता था आज, करंट कंजम्पशन मतलब जो आज वो पैसा खर्च कर सकता था, वो पैसा आज वो खर्च नहीं कर रहा, उसको सेक्रीफाइस कर रहा है और उसको खर्च करने की जगह कहीं इन्वेस्ट कर रहा है। तो अब वो उस पैसे को यूज नहीं कर पा रहा आज, इसलिए वो चाहता है कि उसको बदले में कंपनसेशन में रिटर्न मिले। और वो क्यों चाहता है उसको रिटर्न मिले? क्योंकि इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बहुत बढ़ रही है, तो वो इन्वेस्ट इसलिए करता है यही सोच के कि कल वैल्यू एसेट्स की बढ़े, और अगर महंगाई बढ़ रही है तो वो उस महंगाई को फेस भी कर सकता है अगर एसेट की वैल्यू भी साइड बाय साइड बढ़ी है। एंड वो रिस्क भी ले रहा है इन्वेस्ट करके उसको, क्योंकि फ्यूचर का तो नहीं पता ना कल किसी को पैसा बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी, तो ये रिस्क है। तो वो चाहता है अगर वो रिस्क ले रहा है तो उसको बदले में जो है रिवॉर्ड भी मिले। अभी मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट दो तरह के एसेट्स में होती है। फर्स्ट है फाइनेंशियल एसेट्स एंड सेकंड है रियल एसेट्स। अब फाइनेंशियल एसेट्स कौन से होते हैं? इक्विटी शेयर्स, आप किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स में पैसा लगा रहे हो, राइट। प्रेफरेंस शेयर्स में लगा रहे हो, शेयर वारंट्स में लगा रहे हो, ईटीएफ्स यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, म्यूचुअल फंड्स, डिवेंचर्स, डेप्ट सिक्योरिटी, तो ये सारे जो हैं ये फाइनेंशियल एसेट्स है। ये अभी आपका इतना डिटेल में नहीं है, क्लास 10th में जब आप फाइनेंशियल मार्केट पेपर कंटिन्यू करोगे तो ये सारी डिटेल्स, इक्विटी शेयर्स क्या है, डिबेंचर्स क्या है, तब आप डिटेल में क्लास 10th में से पढ़ोगे। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट क्या है, पोस्ट ऑफिस सेविंग सर्टिफिकेट्स, ये सारे फाइनेंशियल एसेट्स के एग्जाम्पल है। अब रियल एसेट्स क्या होता है? रियल एस्टेट। रियल एस्टेट का मतलब जब आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो, गोल्ड में, सिल्वर में, डायमंड्स में, आर्ट पीसेस में, स्टैम्प्स, कॉइन, एंटीक, राइट। तो इन्वेस्टमेंट दो तरह के एसेट्स में होती है, फाइनेंशियल एंड रियल, राइट। नाउ स्पेक्यूलेशन। शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, शॉर्ट टर्म अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेक्यूलेशन, राइट। नाउ स्पेकुलेशन में क्या होता है कि देयर इज इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड टू गेट सम रिटर्न। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो छोटे टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए, ताकि आपको कुछ रिटर्न मिल जाए।
So there are two main categories of speculators in the stock market, namely bulls and bear. अभी आपको सिर्फ इतना ही याद करना है कि दो तरह के स्पेकुलेटर्स होते हैं शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में। पहला बुल्स और दूसरा बियर। अब इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है, क्यों कोई इन्वेस्टमेंट करता है, ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव तो बहुत क्लियर है कि इन्वेस्टमेंट आप कोई भी इन्वेस्टर क्यों करेगा, क्योंकि उसको बदले में क्या चाहिए, रिटर्न चाहिए। रिटर्न किसी भी फॉर्म में हो सकती है। डिविडेंड, अगर इन्वेस्टर शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है तो शेयर्स में जब इन्वेस्ट करते हैं तो बदले में जो रिटर्न मिलती है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। अगर इन्वेस्टर डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको बदले में मिलेगा इंटरेस्ट, राइट। कैपिटल गेन, कैपिटल एप्रिसिएशन, ये भी रिटर्न्स के ही फॉर्म है। टू अर्न अबव इन्फ्लेशन, तो इन्वेस्टमेंट इसलिए भी करा जाता है कि इन्फ्लेशन को फेस कर सके। ठीक है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई है। सपोज रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज 6%, तो अब आप क्या चाहोगे, ये इन्फ्लेशन का है कि इन्वेस्टमेंट से जो आपको रिटर्न मिले वो कितनी हो, इट शुड बी एटलीस्ट 8%, ताकि आप जो है इन्फ्लेशन को फेस कर सको, राइट। क्योंकि अगर इन्फ्लेशन से कम है आपका रिटर्न तो फिर आप इन्फ्लेशन को फेस नहीं कर सकते। इसलिए यू वांट दैट रिटर्न, जो आप इन्वेस्टमेंट से जो आपको रिटर्न मिल रही है वो ज्यादा होनी चाहिए इन्फ्लेशन के रेट से। देन थर्ड इज टू सेफ गार्ड द फंड्स फ्रॉम वेरियस थेफ्ट। आप इसलिए भी इन्वेस्ट करते हो, अगर आप घर पे पैसा रखोगे तो चांसेस है कि चोरी हो सकता है, ठीक है। और वैसे भी अगर घर पे आप पैसा रखते हो तो उसकी वैल्यू नहीं बढ़ती है, तो इसलिए सेफ, आप अपने फंड्स को सेफ करने के लिए उनको इन्वेस्ट करते हो। फिर कई जगह आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको टैक्स एडवांटेज भी मिलता है। यानी सपोज अगर आप टैक्स दे रहे हो 8,000, ठीक है, बट अगर आप इन्वेस्ट करो तो गवर्नमेंट आपसे कहेगी कि आपने हाँ इस फंड्स में इन्वेस्ट किया है, इसलिए अब हम आपसे 8,000 की जगह 6,000 ही टैक्स लेंगे। तो टैक्स में आपको एडवांटेज मिले, ठीक है। एडवांटेज का मतलब होता है आपको डिडक्शंस मिले, एग्जेम्पशंस मिले, तो ये एडवांटेजेस के फॉर्म है कि आपको टैक्स कम देना पड़े, तो उसके लिए भी आप फंड्स इन्वेस्ट करते हो। एंड टू क्रिएट कोलैटरल सिक्योरिटी फॉर फ्यूचर नीड्स। इसका क्या मतलब है कि कोलैटरल सिक्योरिटी क्या होता है? कोलैटरल सिक्योरिटी का मतलब होता है जब आप सपोज किसी से फंड्स बोरो करते हो तो वो आपको ऐसे तो नहीं दे देगा, बदले में आपसे कुछ मांगेगा कि मेरे पास कुछ एसेट रखवा कर जाओ या पेपर्स रखवा कर जाओ कि कल अगर आप मेरे से मेरा पैसा वापस नहीं कर पाए तो मैं उस पेपर्स के थ्रू उस एसेट को सेल करके भी अपना पैसा रिकवर कर सकता हूँ। तो उसी को हम बोलते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी, राइट। जैसे अगर आपने, एग्जांपल मैं दे रही हूँ, अगर आपने कोई लोन लिया बैंक से, बैंक बदले में कह रही है, ठीक है, बैंक ने आपको फंड्स दिए और एक पर्सन है, ठीक है, और बदले में बैंक कह रहा है मुझे एक सिक्योरिटी दो, मैं लोन तभी दूंगा, फंड्स तभी दूंगा। तो ये इंसान अपने घर के पेपर, हाउस के पेपर्स एज अ सिक्योरिटी बैंक के पास रखवा देता है। तो अगर कल ये फंड्स नहीं दे पा रहा, ये मिस्टर ए या कोई भी पर्सन, तो बैंक क्या करेगा, ये घर के पेपर्स जो है, इन पेपर्स के थ्रू अपना बेच के, घर को बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकता है या वॉट एवर एनी केस। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो अगर आपको उस इन्वेस्टमेंट के, जैसे आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, तो आप उस पेपर्स को भी, कल आपको पैसे की जरूरत है तो आपको बोरो करना है, आप वो म्यूचुअल फंड के पेपर किसी और के पास कोलैटरल सिक्योरिटी की तरह रखवा कर आप फंड्स बोरो कर सकते हो। Now, how to calculate return on investment? तो ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। इसको मैं, ये देखिए, होल्डिंग पीरियड ऑफ रिटर्न, इट इज सेल वैल्यू ऑफ द प्राइस माइनस परचेज प्राइस प्लस कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय परचेज प्राइस इनटू 100। तो ये फॉर्मूला कैसे यूज करना है वो मैं न्यूमेरिकल के साथ ही आपको समझाऊंगी, तो ज्यादा चीजें क्लियर होंगी आपको। ये देखिए, एक मिस्टर सूर्य है, वो कंपनी के शेयर परचेज करता है 900 रुपए में, तो ये परचेज प्राइस है।
और उसको सेल कितने में करता है, 1000 रुपीज में, तो ये सेल वैल्यू है। और टाइम पीरियड है 1 ईयर, ठीक है। परचेज कर रहा है शेयर 900 रुपए में और बेच रहा है 1000 रुपए में, और उसको 35 रुपीज डिविडेंड भी मिल रहा है। तो इसी फॉर्मूले में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू को। सेल वैल्यू है 1000 माइनस परचेज प्राइस जो 900 रुपए था, राइट। कैश रिसीव्ड का मतलब क्या है कि डिविडेंड मिल रहा है 35 रुपीज, और डिवाइड हम करेंगे फिर से परचेज प्राइस में जो था 900 रुपए। तो इसको सॉल्व करोगे तो 15% आपका होल्डिंग पीरियड रिटर्न यानी रिटर्न की परसेंटेज आपको मिल जाएगी, राइट। नाउ ये टॉपिक चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको प्लीज मेरे साथ ध्यान से सुनिए जब भी मैं इसे एक्सप्लेन कर रही हूँ। जो भी मैं क्वेश्चंस आगे कराऊंगी, दो अभी आपका ये एलिमेंट्री लेवल है, स्टार्टिंग है, लेकिन और चांसेस भी कम है कि ये क्वेश्चंस आपके पेपर में कम आए, ठीक है। बट स्टिल आई एम गोइंग टू सॉल्व इट विद यू, ताकि आप अगर आगे भी ये 10th में भी ये आता है टॉपिक और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ जाए तो आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी? टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये मैं आपको एक कॉन्सेप्ट एग्जांपल देके समझाती हूँ। अगर आपको कोई बोले कि दो चॉइसेस हैं आपके पास, कि पहला फर्स्ट चॉइस 1000 रुपये आप आज ले लो, या सेकंड चॉइस 1000 रुपये आप 5 साल के बाद ले लो, आफ्टर 5 years। तो आप किसको प्रेफर करोगे? डेफिनेटली फर्स्ट को, फर्स्ट ऑप्शन को, क्योंकि जो 1000 रुपए की वैल्यू होगी आफ्टर 5 years वो कम हो जाएगी। सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या बोलता है अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू? देखिए यहाँ पे मैं एक डेफिनेशन है उसको अंडरलाइन कर देती हूँ। यहाँ ये रही, मनी रिसीव टुडे इज वर्थ मोर देन द प्रॉमिस दैट यू विल रिसीव ऑन अ फ्यूचर डेट। दिस इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि जो मनी आज आप रिसीव कर रहे हो टुडे, उसकी वर्थ, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जो अमाउंट आप 5 साल के बाद या फ्यूचर में रिसीव करोगे। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो 1000 रुपीज अभी आप आज आपको मिलेगा उसको आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो, उसमें इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। लेकिन जो अगर आप 5 साल के बाद ये पैसा अगर आपको मिलता है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। वाई इसकी वैल्यू कम हो जाएगी? क्यों? क्योंकि महंगाई भी साथ साथ बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। आपने अपने पेरेंट्स से सुना होगा कि हम जब बच्चे थे तो हमारे टाइम में जो पेप्सी है हम लोग 2 रुपए की कोल्ड ड्रिंक पीते थे, लेकिन आज एक बॉटल कितने की है? मिनिमम 20 to 25 रुपीज की, स्मॉल, सबसे स्मॉल साइज। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि महंगाई बढ़ गई। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या बोलता है? जो आप पैसा आज मिलेगा उसकी वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू वो पैसा जो आपको फ्यूचर में मिलेगा। नाउ कम्स इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब क्या है? अगर आप पैसा किसी से बोरो करते हो तो बदले में you have to pay amount which is called as interest to the one who is giving you money. So और कैसे कैलकुलेट करते हैं? एज अ परसेंटेज ऑफ अमाउंट बोरो। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट किया जाता है? प्रिंसिपल पे। और कंपाउंड इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट किया जाता है? ये देखो, सिंपल इंटरेस्ट इज कंप्यूटेड ऑन द ओरिजिनल अमाउंट बोरोड, यानी ओनली ऑन द प्रिंसिपल। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट ओरिजिनल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट दोनों पे कैलकुलेट होता है। ये मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, है ना। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। ये क्वेश्चन है वन टाइम इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जैसे आपको बताना है कि फ्यूचर वैल्यू क्या होगी इस इन्वेस्टमेंट की, 100 रुपीज की, ठीक है। आपने वन टाइम 100 रुपीज कहीं इन्वेस्ट कर दिए, आपने 100 रुपए जो है 5 साल के लिए कहीं इन्वेस्ट कर दिया। आप बार बार 100 रुपए नहीं इन्वेस्ट करें, एक ही बारी आपने वन टाइम 100 रुपीज इन्वेस्ट कर दिया है। तो आपको बताना है इस 100 रुपीज की वैल्यू आफ्टर 5 years क्या होगी, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है एंड इट इज कंपाउंडेड एनुअली।
तो इसका जो फॉर्मूला है वो ये वाला है। राइट, इस फॉर्मूले को आप अच्छी तरह याद कर लीजिए। पीवी मतलब कि प्रेजेंट वैल्यू जो 100 रुपए है, ये आपको फ्यूचर वैल्यू 100 रुपए की क्या होगी उसको कैलकुलेट करना है। अब आई का मतलब है ये 5% है ना, तो आई इज 5 और परसेंट का साइन हटाते हैं तो 100, सो इट इज 0.05 एंड 5 क्या है यहाँ। अच्छा, मैंने यहाँ पहले 5 लिख दिया है, इसको मैं n लिख देती हूँ, एक सेकेंड। n का मतलब होता है बेटा नंबर ऑफ ईयर्स जो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे 100 रुपए कितने साल के लिए इन्वेस्ट किए हैं, 5 साल के लिए, तो हमें 5 साल के बाद वैल्यू बतानी है। तो अब आप इसको करोगे, दिस इज 1.05 फॉर 5 ईयर्स, तो ये आ जाएगा 100 इंटू 1.2763। कैलकुलेटर का आप यूज कर सकते हो, तो दिस इज 127.63। राइट, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि अगर आप आज कहीं 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, कहीं पैसा लगा रहे हो, तो इंटरेस्ट के साथ उसकी वैल्यू, आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा क्योंकि आप पैसा कहीं लगा रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो। तो विद ओवर अ पैसेज ऑफ टाइम 5 साल के बाद वो 100 रुपए इंटरेस्ट के साथ बढ़ के कितने हो जाएंगे, 127.63। ठीक है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट। सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट, पहला क्वेश्चन था वन टाइम इन्वेस्टमेंट का, आप एक ही बार 100 रुपए लगा रहे हो, लेकिन यहाँ पे आप 100 रुपए लगा रहे हो, पर्सन इन्वेस्ट 100 एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, हर साल के एंड में वो 100 रुपए लगा रहा है। पहले वाले क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, पहले वाले क्वेश्चन में बेटा 100 रुपए जो थे एक ही बारी लगा दिया 5 साल के लिए, यहाँ पे हर साल के एंड में 100 रुपए लगा रहा है इंडिविजुअल, और उसको 5% इंटरेस्ट मिल रहा है कंपाउंडेड एनुअली। तो आपको बताना है इसकी 100 रुपए की वैल्यू जो वो हर साल लगा रहा है कितनी होगी आफ्टर 5 ईयर्स। तो देखो, मैं दोनों मेथड से ये करवा देती हूँ, बट इसमें बुक में थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, उसको करेक्ट भी कर देती हूँ। यहाँ पे 4 होना चाहिए, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1। इसका मतलब क्या है, आपने फॉर्मूला वही है ये, मैं दोबारा लिख देती हूँ। ओके, यस, फॉर्मूला आपका वही रहेगा। ठीक है, फॉर्मूला आपका वही है, बट इसमें आप करोगे क्या, ये जो आप देख रहे हो यहाँ 100 रुपए पीवी मतलब 100 रुपए लगाए साल के एंड में, तो आपने साल के एंड में लगाए हैं, अब 4 साल आपके बचे हैं, है ना, 5 साल तक आपको कैलकुलेट करना ना, तो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, तो 4 साल का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि आपने साल के एंड में लगाए हैं पैसे। प्लस फिर आपका अगेन वही फॉर्मूला लिखोगे, अब आपको ये जो इंटरेस्ट मिलेगा साल के सेकेंड ईयर में लगाया आपने, एंड के सेकेंड ईयर में, जो सेकेंड ईयर है उसके आखिर में एंड में लगाए, तो अब आपको 2 साल का इंटरेस्ट तो नहीं मिलेगा, आपको थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, फोर्थ ईयर का, फिफ्थ ईयर का मिलेगा। एक सेकेंड बेटा, इसको मैं दोबारा यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, अब इस वाले पे अगेन 100 रुपीज आप लगा रहे हो एट द एंड ऑफ ईयर 3, तो थर्ड ईयर के एंड में लगा रहे हो, तो फर्स्ट 3 इयर्स का इंटरेस्ट तो मिलेगा नहीं क्योंकि आप साल के थर्ड ईयर के एंड में पैसा लगा रहे हो, तो आपको फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा, 2 सालों का। यहाँ पे आपको थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ आपको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा, और यहाँ पे आपको साल के आप फोर्थ ईयर के एंड में लगा रहे हो, एंड ऑफ फोर्थ ईयर, तो आपको फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट तो नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ 1 साल का इंटरेस्ट मिलेगा फॉर फिफ्थ ईयर।
तो आपको सिर्फ 5th ईयर का ही इंटरेस्ट मिलेगा। और यहाँ पे आपने एंड ऑफ 5th ईयर में लगाया है पैसा, तो आपको यहाँ इंटरेस्ट ही नहीं मिलेगा, इसलिए सिर्फ 100 है। ठीक है, तो ये आप प्लीज, मैं सिर्फ समझा रही हूँ, टेंशन मत लीजिए, आपको इस तरह का पेपर में नहीं आएगा, बट स्टिल इट्स माय ड्यूटी कि आपको मैं ये करवाऊं, बिकॉज इट इज गिवन इन योर बुक, राइट। अगर आपको ये वाले फॉर्मूला, ये वाला मेथड से थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप मेथड 2 भी फॉलो कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ फॉर्मूला है। तो लेकिन ये फॉर्मूला में भी मिस प्रिंटिंग है, आई एम राइटिंग दी फॉर्मूला। अगर आपको इस वाले मेथड से, मेथड 1 से कैलकुलेट करना है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, लेकिन मेथड 2 आई थिंक इट इज बेस्ट, वही आप करिए, वो वन टाइम कैलकुलेशन है। तो उसमें आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, मैं अलग कलर से लिख देती हूँ। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। अगर आप ये वाले फॉर्मूले में देखिए, मैं सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, यहाँ पे आपका 5% था और 5 इयर्स है, -1 डिवाइडेड बाय 0.05। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस पर्टिकुलर चीज को, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5.526, और जो आंसर आएगा वो आ रहा है ये वाला। तो फर्क क्या है फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में बेटा? फर्स्ट में वन टाइम आप पैसा लगा रहे हो, 100 रुपीज एक ही बारी में लगा रहे हो, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में क्या फर्क है, यहाँ आप 100 रुपीज लगा रहे हो बार बार, एवरी ईयर। तो इसको बोलते हैं सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट। सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट में आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, और जब वन टाइम कर रहे हो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। आई होप आई एम क्लियर। अगर आपको नहीं समझ आया है, प्लीज write your doubt in the comment section, so I'll be very happy to again solve it, and अगर आपको नहीं आया, you can do one more thing, वीडियो को दोबारा प्ले करिए, ध्यान से सुनिए, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, राइट। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 121 टू बी रिसीव्ड आफ्टर 2 years व्हेन डिस्काउंटेड एट 10%? फॉर्मूला फिर से वो लिखिए जो फॉर्मूला है। अब आपको पहले क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट में फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी होती थी, यहाँ आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आपको बोला है प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, 121 की। 121 की, 121 क्या है फ्यूचर में जो आपको मिलेगा, 121 टू बी रिसीव्ड आफ्टर 2 years, तो 121 इज फ्यूचर वैल्यू, आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10, और 2 साल का टाइम पीरियड है। तो आपको कुछ नहीं करना, फॉर्मूला वही है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि बुक में कैसे दिया हुआ है, राइट। तो अब आप क्या करेंगे, ये 121 और ये आप नीचे इधर ले आइए, तो प्रेजेंट वैल्यू आपका आंसर आ जाएगा, विच इज 100। तो अगर आप 121 आपको 2 साल के बाद मिल रहा है, प्रेजेंट वैल्यू आज क्या है, उसकी वैल्यू 100 रुपए, ठीक है। ओके, नाउ दिस इज द लास्ट टॉपिक, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का क्या है कि इसमें इन्वेस्टमेंट जो, देखो इन्वेस्टमेंट जब भी आप करते हो, आपके पास 2 चॉइस होती है, आप वन टाइम लमसम अमाउंट डिपॉजिट करा सकते हो, या आप रेगुलर इंटरवल में थोड़ा थोड़ा अमाउंट सेव कर सकते हो। तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट इज, okay, let me highlight this. It is the investment of fixed amount in any of the financial assets at regular interval. तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट, आप सपोज एग्जांपल में ले रही हूँ, पर मंथ आप 1000 रुपीज किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, फाइनेंशियल एसेट है ना म्यूचुअल फंड, राइट। तो इसमें आप रेगुलर इंटरवल, रेगुलर इंटरवल क्या है, एवरी मंथ यू आर डिपॉजिटिंग 1000 रुपीज, तो इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, या शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सिप, ठीक है। ओके, इसके फीचर्स पढ़ लेते हैं
कि इन्वेस्टर क्या है, सिप के से फायदा क्या होता है कि इट अलाउ द इन्वेस्टर टू बाय यूनिट्स ऑन अ गिवन डेट एवरी मंथ एवरी क्वार्टर। तो इन्वेस्टर क्या है, वो यूनिट्स भी परचेज, म्यूचुअल फंड के यूनिट्स इन्वेस्ट खरीद सकता है। और इन्वेस्टर के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, वो अपने आप डिसाइड कर सकता है कि उसको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है। आप 100 रुपए भी कर सकते हो, ठीक है, स्मॉल अमाउंट्स कैन बी इन्वेस्टेड, और टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। नाउ समरी, सेविंग, अगेन डेफिनेशन दी हुई है कि डिस्पोजेबल इनकम है जो आप खर्च नहीं कर रहे हो। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, जो फंड्स आप कहीं पैसा कहीं लगाते हो, चाहे फाइनेंशियल एसेट में चाहे रियल एसेट में। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को स्पेकुलेशन बोलते हैं। और सिप यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, आप इन्वेस्ट कर रहे हो एट रेगुलर इंटरवल, फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो हम लास्ट यूनिट कवर करेंगे आपके फाइनेंशियल मार्केट का। Till then, stay tuned to my channel. Thank you for watching the video.